अभी एक्सपेक्टेड है कि 25 में कई तरह की वायरल इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं देखी जा रही है। आजकल अगर हमें खांसी भी शुरू हो गई तो वो लंबे समय तक रहती है। वायरल डिजीज पहले से ज़्यादा बढ़ी है। वायरस बैक्टीरिया के ऊपर तो हम ज़्यादा आई थिंक उसको रोक नहीं पाएंगे। ब्रेन फॉग एक काफ़ी टर्म पॉपुलर है। फटीग के कुछ कारण हो सकते हैं। थायराइड एक काफ़ी बड़ा कारण होता है। फीमेल्स में खास तौर पे थायराइड की प्रॉब्लम मिलती है। टेस्ट आजकल बढ़ गए हैं, लोग टेस्ट करा भी रहे हैं, खास तौर पे डायबिटीज को लेके। पर फिर भी अगर हम देखें डायबिटीज बढ़ती जा रही है। इसमें कुछ कुछ चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आओ बताऊं तुम्हें सेहत का राज़े खास, खुश रहकर तुम हिफाजते सेहत किया करो। मालूम हो रही हो अगर खून की कमी, हफ्ते में एक बार मोहब्बत किया करो। ये तो किसी शायर ने कहा है, जिसके ज़रिए आप अपनी हेल्थ को चुस्त दुरुस्त और स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन 2024 आपका जैसा भी गुजरा हो, 2025 आपका सेहतमंद कैसे गुजरेगा और आप खुश कैसे रह सकते हैं, इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आने वाले साल में कौन सी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, कौन से टेस्ट आपको बचा सकते हैं। इन्हीं सब जानकारियों के साथ आज हम हाजिर हैं इस विशेष पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं और स्टार इमेजिंग लैब्स के डायरेक्टर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो सवाल मैंने अभी लोगों के लिए छोड़ा है कि कौन से टेस्ट आपको बचा सकते हैं, उस पर हम जाएं। उससे पहले 2024 की बात करते हैं। जो लोगों ने देखा, कभी एक वायरस आया, हमें लगा था कोरोना चला गया। 2024 में हमने वो फिर से देखा। फिर हमने नीपा वायरस देखा, फिर हमने चांदीपुरा वायरस देखा। तो 2025 में ये वायरस क्या आगे भी अगले साल ट्रैवल करेंगे या कोई नए वायरस का नाम सुनने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए वायरसेस तो पहले से भी थे, पर अभी जब से कोविड आया उसके बाद थोड़ा सा हम ज़्यादा उसको लेके क्वेश्चन गवर्नमेंट भी ले रही है और हम भी थोड़ा उसको लेकर ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। जीका की बात की आपने, इसके अलावा भी हम मंकी पॉक्स की बात कर लें, स्वाइन फ्लू की बात कर लें, तो डेफिनेटली वायरल डिजीज पहले से ज़्यादा बढ़ी है। मतलब वायरस अभी थोड़ा हमें ज़्यादा तंग कर रहा है। बैक्टीरियल डिजीज तो पहले से थी। तो अभी अगर 2025 की हम बात करें तो जैसा अभी थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे आजकल मौसम में देखें, इनफैक्ट अभी हम दिसंबर में बैठे हुए हैं पर आपको लग नहीं रहा कि हम दिसंबर में हैं, तो वो ठंड भी उतनी नहीं रही है। इसके अलावा देखें कि हमारी जो बारिशें वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, कभी होती है कभी नहीं होती। तो थोड़ा सा जो टेम्परेचर वेरिएशन हुआ है, इसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि थ्रू आउट ईयर ही वायरल डिजीज़ देखने को मिलती है। पर हाँ, अगर हम ग्राफ देखें 2023 से 24 में बढ़ा, 24 से अभी एक्सपेक्टेड है कि 25 में कई तरह की वायरल इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं देखी जा रही है। यानी 2025 में हम ये नहीं कह सकते कि हमने कोविड से लड़ाई लड़ी तो वो ख़त्म हो गया। नीपा वायरस और जीका वायरस, चांदीपुरा वायरस इस साल आए तो अगले साल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते। देखिए, एक तो जैसे मैंने बताया कि बाहर के कुछ ऐसे फैक्टर हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो किसी भी तरह के वायरस को पनपने के लिए अनुकूल है। तो जिसमें नीपा भी हो गया, वेक्टर बोर्न डिजीज ज़्यादा हो गई, मतलब जो स्प्रेड होती है किसी भी तरह के मॉस्किटो से, जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली स्प्रेड हो जाती है, या फिर किसी भी तरह की ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जैसे कि H1N1 हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया। तो ये वाले स्प्रेड ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से स्प्रेड को तो हम रोक नहीं सकते। तो इस वजह से ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल भी। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो इम्यूनिटी भी है वो पहले जैसी नहीं रही है। तो किसी भी तरह का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़े लंबे समय तक हमें ज़्यादा रहता है और ज़्यादा परेशान करता है। आपने देखा होगा कि आजकल अगर हमें खांसी भी शुरू हो गई तो वो लंबे समय तक रहती है किसी भी तरह की। इनफैक्ट वायरल से हम रिकवर नहीं हो पाते। तो एक इम्यूनिटी और दूसरा वायरस। तो अब इसमें देखिए, सबसे ज़्यादा हम क्या कहते हैं सबको कि आप बहुत तरह के वायरस बैक्टीरिया पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कंट्रोल किस पे कर सकते हैं? खुद पर कर सकते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी पे आप काम करते रहिए। वायरस बैक्टीरिया के ऊपर तो हम ज़्यादा आई थिंक उसको रोक नहीं पाएंगे। बिल्कुल। 1966 की बात है, जब महाराष्ट्र के नागपुर के एक छोटे से गांव चांदीपुरा से चांदीपुरा वायरस निकला था। 2024 में हमने फिर से चांदीपुरा वायरस देखा। 2009 में पहली बार H1N1, जिसे आप स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, उसका आउटब्रेक देखने को मिला था। 2024 में हमने फिर से वो वायरस देखा। कोविड 2019-20 में जब आया, उसके बाद से अब तक गया नहीं है। इसका मतलब है कि वायरस तो रहेंगे।
आपको काम अपनी इम्यूनिटी पर करना है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको अपने आप को बीमारियों से बचाना है तो कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि आप सेहतमंद रहें, और कब आपको वो सिग्नल दे सकते हैं कि अब आपको अपनी इस बीमारी के बारे में सावधान होना है। अगर हम सर से लेकर पाँव तक किसी इंसान की बॉडी का एनालिसिस करें तो सबसे पहले हेड यानी ब्रेन आता है। किन लोगों को अपने ब्रेन को लेकर समय रहते टेस्ट कराने चाहिए और वो कौन से टेस्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें एक कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है टेस्ट को लेकर, क्योंकि ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि टेस्ट में हमने कभी अपना ब्लड सैंपल करा लिया तो हमें लगता है सभी कुछ टेस्ट हो गया, और ब्लड सैंपल में ज़्यादातर लिखा हुआ भी होता है आमतौर पे कि होल बॉडी चेकअप, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जैक्टली। तो होल बॉडी में हमें लगता है कि सब कुछ आ गया है, पर ऐसा अक्सर होता नहीं है। और जहाँ तक आपने ब्रेन की बात की, ब्रेन में आजकल कोविड के बाद से आपने देखा होगा आमतौर पे कि ब्रेन फॉग एक काफी टर्म पॉपुलर है, और ब्रेन फॉग की भूलने लगे हैं। जी बिल्कुल, छोटी छोटी बातों को हम भूल जाते हैं अक्सर। बट भूलने के और भी कई कारण हो सकते हैं। भूलने का मेन कारण होता है मल्टीटास्किंग करना, कि कई बार अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं पर हमारे दिमाग में कई चीजें चल रही है। कई बार हम वहां पर होते हैं पर एक्चुअल में हम वहां पर होते नहीं हैं। तो मल्टीटास्किंग भी भूलने का एक कारण हो सकता है। पर एक जैसा हम देख रहे हैं ज्यादातर फॉरगेटफुलनेस, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी थोड़ी ऑल्टर होती है, उसका एक कारण होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी। क्योंकि हाँ बिल्कुल, जैसा लैब में हम टेस्ट भी करते हैं, अगर 100 विटामिन B12 के टेस्ट हुए हैं तो उनमें से 90 से ज़्यादा लोगों में विटामिन B12 डेफिशिएंट मिलेगा। तो B12 की जैसे डेफिशिएंसी ठीक होती है तो फिर हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है। तो सबसे पहले तो वो एक आप अपना ज़रूर जांच करा के देखें। थकान के लिए भी विटामिन B12 को जिम्मेदार माना जाता है? हाँ देखिए, थकान के लिए थोड़े कई चीज़ें चेक करनी पड़ती है। ज़्यादातर अगर आपको क्रॉनिक फटीग रह रहा है, जैसे लंबे समय तक थकान रह रही है, और थकान में भी कैसे कि आपकी नींद पूरी हुई है, आपको लगता है आपकी नींद पूरी है और उसके बाद भी आप रिफ्रेश फील नहीं कर रहे, तो आप मान सकते हैं कि किसी ना किसी तरह की फटीग के सिम्टम है। और फटीग के कुछ कारण हो सकते हैं। थायराइड एक काफ़ी बड़ा कारण होता है। तो एक तो थायराइड हमें चेक करके देखना चाहिए। फीमेल्स में खास तौर पे थायराइड की प्रॉब्लम मिलती है कि आपका न्यूट्रिशन भी ठीक है, खान पान भी ठीक है, आपकी नींद भी ठीक है, फिर भी आप थका थका महसूस कर रहे हैं। तो थायराइड के बाद दूसरा अगर हम देखें तो आयरन डेफिशिएंसी भी होती है, और आयरन डेफिशिएंसी काफ़ी फीमेल्स में मिलती है। आयरन डेफिशिएंसी में जैसे आपने एक हीमोग्लोबिन टेस्ट अपना चेक कर लिया कि किस तरह की आपकी वैल्यू आ रही है। इसके अलावा विटामिन D एंड B12 ये काफ़ी डेफिशिएंट होता है, कम मिलता है, और जैसे इसका सप्लीमेंट करते हैं तो लोगों के सिम्टम चले जाते हैं कि उनको जो फटीग, थकावट, इवन आपने देखा होगा कि एक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जैसे आप सोने के लिए लेटे हैं रात को बट आपके पैरों की मूवमेंट चल रही है ऐसा, तो पैरों में ऐसा लगता है कि कुछ अनईजी सा आप फील कर रहे हैं, तो वो भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी से होता है। नींद ठीक से नहीं हो पाती अगर D एंड B12 डेफिशिएंट है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जो ज़्यादातर लोगों में, ख़ास तौर पे भारतीयों में डेफिशिएंट मिलते हैं, और हर एक एज ग्रुप में। तो इन चीज़ों को देख के और अपनी सप्लीमेंटेशन को और अपनी डाइट को फिर आपको करेक्ट करना पड़ता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, कान में सीटियाँ बजना, जिसे रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर भी कहते हैं और टिनिटस भी कहते हैं। उसके साथ भी उसका जुड़ाव देखा गया है, यानी कि छोटी छोटी विटामिन डेफिशिएंसी जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम से जुड़ी होती हैं। अगर आपका B12 ठीक है तो आपके कान में सीटियाँ बजने की प्रॉब्लम भी कई बार ठीक हो जाती है। जैसे डॉक्टर समीर भाटी ने भी बताया कि विटामिन B12 आपकी भूलने की जो आदत है उस पर भी लगाम लगा सकता है। डिमेंशिया की अगर बात करें, वो एक सीरियस मेडिकल इलनेस है, उसका मतलब कब जाके ये होना चाहिए कि नहीं ये सिर्फ फॉरगेटफुलनेस नहीं है, ये डिमेंशिया की तरफ जा रहा है, उसके लिए कोई टेस्ट है? तो देखिए, कई टेस्ट तो कई बीमारियां हेरिडिटरी होती है। डिमेंशिया तो फॉरगेटफुलनेस हो गई कि आपको भूलने के सिम्टम, पर कई बार आपको नहीं पता, पर आपके जो सराउंडिंग में लोग हैं वो बता देंगे। पर कई बार वो बीमारी नहीं होती, कई बार एक हमारी हैबिट भी होती है। हम ज़्यादातर जानते हैं कुछ कुछ हमारे सराउंडिंग में, फ्रेंड सर्कल में, बिल्कुल वो भूल जाते हैं अक्सर। सबसे ज़्यादा भूलने में आपने बात की होगी कि चाबी भूल गए, कीज़ को रख कर भूल गए, और आमतौर पर देखेंगे की आपकी पॉकेट के अंदर ही है। तो कईयों की तो खैर हैबिट बन जाती है, पर कई बार वो बढ़ रही है, उसमें प्रोग्रेशन हो रहा है, तो आपकी सराउंडिंग वाले
हमारे नज़दीक में कोई भी हमारा फैमिली है, हमारा फ्रेंड है, तो हम जान सकते हैं कि कुछ ना कुछ ये बढ़ रही है प्रॉब्लम, तो वहाँ पर हमें एक बार फिर न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। पर बहुत ज़्यादा इसमें कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट का रोल होता नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्लिनिकल ही देखा जाता है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे आजकल अल्जाइमर वगैरह ये सब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, बट उससे पहले डिमेंशिया होना शुरू होता है, एंड अल्जाइमर भी आजकल यंग एज में लोगों में देखा जा रहा है। पर ये भी लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम है, आपकी डायबिटीज़ हो गई, वो उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर देती है। बट हाँ, डेफिनेटली आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है उसको आपको करेक्ट करके रखना पड़ता है, और जिसमें आप ये टेस्ट करा सकते हैं। आजकल सभी तरह के इवन विटामिन्स भी आप टेस्ट करके जान सकते हैं कि उनकी डेफिशिएंसी है कि नहीं। मैग्नीशियम आजकल लोगों में डेफिशिएंट मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओमेगा 3 का भी आप टेस्ट कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी बात की कि जेनेटिकली भी कई बार कुछ लोग प्रीडिस्पोज होते हैं कि उनको अल्जाइमर होने की संभावना है कि नहीं, कई तरह के कैंसर होने की संभावना है कि नहीं, तो आप कुछ जेनेटिक टेस्ट भी करा सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। इवन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आजकल अगर आप जिम भी ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके जेनेटिक टेस्ट होते हैं। जो लोग जिम जाते हैं, जिन्होंने बस शुरुआत की है, जाना चाहते हैं, वो पहले कौन से टेस्ट कराएं फिर जिम जाएं? हाँ, देखिए, पहले कुछ टेस्ट है वो तो सभी को कराने चाहिए इन जनरल, जैसे कि आपको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, वो एक बार आप जान लें। इसके अलावा आप हार्ट के लिए कुछ टेस्ट ज़रूर करा लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा हार्ट उस तरह के एग्जर्शन के लिए फिट है कि नहीं। क्योंकि जिम में अक्सर होता क्या है, जैसे हम जाते हैं, फर्स्ट डे हमारा जिम में है, तो ऑलरेडी वहाँ पर जो पहले से एडवांस जिमर है, जो पहले से जिमिंग कर रहे हैं, उनको देख के हमें भी लगता है कि हम भी उस इंटेंसिटी से एक्सरसाइज करें। और ऐसा होता है पूजा जी कि सब कोई तो ट्रेनर रखता नहीं है। ट्रेनर आपको फर्स्ट डे असिस्ट करेगा, सेकंड डे असिस्ट करेगा, उसके बाद आप लगातार खुद ही जाकर अपनी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक अपना ये ज़रूर जान लें कि हार्ट आपका फिट है कि नहीं। और हार्ट फिट है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा, ये आपको ट्रेडमिल टेस्ट से पता लग जाएगा, जिसको हम स्ट्रेस इको कहते हैं। तो अगर आपको हैवी एक्सरसाइज करनी है तो वो टेस्ट आप ज़रूर कराएं, ताकि आप ये जान लें। क्योंकि आप जिम में गए और जिम में लगातार आप बहुत ट्रेडमिल करे जा रहे हैं, कार्डियो करे जा रहे हैं, तो वो कई बार आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो इको टीएमटी टेस्ट एक करा लें, और ख़ास तौर पे जो ब्लड प्रेशर है वो जांच लें, और एक शुगर टेस्ट भी करा लेना ज़रूरी है कि आप कहीं प्री डायबिटिक तो नहीं है, या डायबिटीज़ आपको है कि नहीं है। डायबिटीज़ की आपने बात की, लोग अक्सर एक टेस्ट कराते हैं HbA1c, जिसमें वो ये देखते हैं कि अगर वो 6 के नीचे हैं तो फिर वो सेफ़ हैं। तो ये जो टेस्ट के लेवल्स हैं, इनको लोगों को किस तरह से रीड करना चाहिए कि मार्जिनली हम पीछे हैं या मार्जिनली हम आगे हैं तो हमें बीमारी नहीं है? क्या ऐसा मानना चाहिए? तो देखिए, टेस्ट को लेके टेस्ट आजकल बढ़ गए हैं, लोग टेस्ट करा भी रहे हैं, खास तौर पे डायबिटीज़ को लेके। पर फिर भी अगर हम देखें, डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HbA1c तो इसलिए हम कराते हैं कि आप कहीं प्री डायबिटिक है कि नहीं, या आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, या आप डायबिटिक हैं तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल है कि नहीं। क्योंकि कई बार होता क्या है, HbA1c क्यों अब ज़्यादा लिखा जाता है या कराया जाता है कि ब्लड शुगर जब हम टेस्ट कराते हैं तो ब्लड शुगर तो बॉडी में चेंज होता है काफ़ी। ज़्यादातर हम शुगर टेस्ट कराने के लिए किसी को बोलते हैं तो सब ये कहते हैं कि पहले मैं थोड़ा सा अपनी डाइट को ठीक कर लूँ, उसके बाद कराऊंगा। या फिर शुगर टेस्ट के लिए हम कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, रात को हम कल तो काफ़ी कुछ खाया था और आजकल तो वेडिंग सीजन चल रहा है, तो फिर वो नहीं कराते टेस्ट। तो वो चीज़ ठीक नहीं है। जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल चल रहा है, उसी लाइफस्टाइल में आपको टेस्ट कराना ज़रूरी है। पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक आपने चलिए शुगर टेस्ट करा लिया, शुगर टेस्ट तो घर पे भी हम कर लेते हैं, ग्लूकोमीटर। फिर उसके अलावा एक HbA1c टेस्ट हो गया। तो HbA1c बेसिकली हमारी 3 महीने की रीडिंग बता देता है कि 3 महीने तक हमारा शुगर कंट्रोल कैसा रहा। और HbA1c में एक रीडिंग होती है, उस रीडिंग के जरिए ये पता लग जाता है कि आप प्री डायबिटिक, मतलब आप बॉर्डर पे हैं, आपको डायबिटीज़ होने की संभावना कितनी है वो पता चल जाता है, या डायबिटीज़ है कि नहीं है। अब इसमें ना रीडिंग में एक थोड़ा सा गेम है कि अगर आपका 5.7 है और 6.5 इस बीच में, तो वो है कि नॉर्मल है। 5.7 से 6.5 तक ठीक है, आप प्री डायबिटीज़ की रेंज में है। अगर 5.7 से 5.8 तक आ रहा है, पर उस रीडिंग को सब इग्नोर कर देते हैं। जब तक 6.5 से ऊपर नहीं जाता
तो लोग उसकी परवाह नहीं करते। तो ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। कई बार लैब टू लैब भी वेरी हो सकता है कि आपने कहीं किसी लैब में कराया 5.7 है, किसी लैब में कराया 5.9 है, तो बस ये मान के चलिए कि 5.5 से ऊपर आ गया तभी आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। पर एक चीज इसमें मैं और भी बताऊंगा आपको, जैसा कि भारत में प्री डायबिटिक ज्यादा है। अभी ICMR का जो सर्वे हुआ था उसमें भी मिला था कि लोग प्री डायबिटिक काफी ज्यादा है, मतलब जिनको डायबिटीज होने की संभावना है। तो वो मान के चल लें जिनकी 5.5 से ज्यादा की रीडिंग है तो उनको तो बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी 5.5 से वो 6.5 7 तक पहुंच सकते हैं बहुत इजीली। क्योंकि अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में आ गए तो डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप नॉर्मल उसमें हैं 5.5 से नीचे हैं तो फिर भी प्री डायबिटिक होने में आपको टाइम लगेगा। तो रीडिंग को बहुत ध्यान से देखिए। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, क्योंकि डायबिटीज़ की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो डायबिटीज़ के में आप अपना इंसुलिन टेस्ट भी ज़रूर कराएं, क्योंकि पहले आपका इंसुलिन बढ़ेगा, फिर आप प्री डायबिटीज़ होंगे, फिर आप डायबिटीज़ की तरफ मुड़ेंगे। तो अपना इंसुलिन भी जांच लें। अगर इंसुलिन आपका बढ़ा हुआ आ रहा है तो फिर आपको डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाएगा। ब्लड टेस्ट से पता चलेगा? ये भी सिंपल ब्लड टेस्ट से पता लग जाएगा। पर एक चीज़ यहाँ पर और भी, आप किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करेंगे, किडनी स्पेशलिस्ट से बात करेंगे, किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो वो भी बताएंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंट होना भी उतना ही खतरनाक है जितना आपको डायबिटीज़ होना खतरनाक है। तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट होना, क्योंकि हमें तो देखिए प्री डायबिटिक स्टेज से पहले ही अलर्ट हो जाना है, प्री डायबिटीज़ तक भी नहीं पहुंचना। तो अगली बार जब भी आप अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराएं तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस का टेस्ट भी करा ले, जिसको होमा IR कहते हैं, या फिर इंसुलिन टेस्ट, सिंपल फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट और HbA1c टेस्ट, ये दोनों कराने बहुत ज़रूरी है। जी। लोग भारत में डायबिटीज़ को लेकर डरे हुए हैं, दूसरा हार्ट की बीमारियों को लेकर डरे हुए हैं, और आमतौर पर जो हम देखते हैं लिपिड प्रोफाइल लोगों ने कराया, कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखा। अब अगर मान लीजिए उसमें कोई रेंज 100 है और वो 110 आ रही है या 120 आ रही है, तो फिर लोगों को लगता है 10-20 ही तो ऊपर है, अभी तो मैं बहुत कोने पर हूँ। तो अपने लिपिड प्रोफाइल को किस तरह से लोगों को रीड करना चाहिए और कब मान लेना चाहिए कि मेरे हार्ट पे खतरा है? राइट, बिल्कुल। देखिए, लिपिड प्रोफाइल हार्ट डिजीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। जिसमें कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल में सिंपल सा आप जान लीजिए कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो जो लिपिड में LDL होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बट HDL है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो आप बस उसमें 2 रीडिंग को तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार लोग आते हैं और एक टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा लेते हैं कि टोटल, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आपको LDL ट्राइग्लिसराइड दोनों देखनी ज़रूरी है। LDL देखिए, पहले अगर हम बात करते थे तो 130 से नीचे रखने के लिए कहते थे, और जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, उनका 100 से नीचे रखने के लिए बोलते थे। पर क्योंकि आजकल हार्ट डिजीज़ का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो रेंज में भी अभी फिर चेंजेस जैसे किया गया है, तो अभी 100 से नीचे आपको अपना बैड कोलेस्ट्रॉल रखना है। पर ये भी मैं आपको बताऊं कि जितनी भी हम रिपोर्ट्स देखते हैं, जितने लोग टेस्ट कराने आते हैं, 100 से ज़्यादातर सभी का LDL ऊपर ही मिलता है, जैसे 140 150 इस रेंज में मिलता है। तो उसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। उनको लगता है कि देखते हैं, एक बार लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके देखेंगे, और अक्सर ऐसा होता है कि हम डाइट ठीक कर लेंगे, अपना एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाएंगे, वॉक करेंगे, पर उसके बाद फिर दोबारा टेस्ट करा कर लोग देखते नहीं हैं। वो अज्यूम करते हैं कि बिल्कुल अज्यूम करते हैं कि ऐसा ही रहा होगा, पर वो जितना टाइम बढ़ा रहेगा उतना ही वो आपके लिए एक रिस्क फैक्टर है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई लोगों में ऐसा देखा भी गया है कि वो डाइट ठीक कर लेते हैं पर फिर भी उनका LDL नीचे नहीं आता। तो उस केस में अगर उनके डॉक्टर कहें कि किसी भी तरह से एक लो डोज में अगर उनको स्टैटिन वगैरह लेनी है तो अपनी डॉक्टर की सलाह से उनको शुरू कर देनी चाहिए, पर उसको इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, हम बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर को रोक नहीं सकते। जैसे पोल्यूशन हो गया वो एक रिस्क फैक्टर है, आपका स्लीप डिप्रिवेशन हो गया वो एक रिस्क फैक्टर है, स्ट्रेस आपका रिस्क फैक्टर है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। तो जो नॉन रिस्क फैक्टर है जिसमें कि LDL
आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना एक रिस्क फैक्टर है, तो मैं समझता हूँ उसको कम से कम रखना चाहिए। 70 के करीब जिनको पहले से कोई और भी साथ के साथ बीमारी है, जैसे उनको ब्लड प्रेशर है, उनका वजन ज़्यादा है, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, हेरिडिटरी कोई प्रॉब्लम है, तो उनको कहा जाता है कि 70 से नीचे रखें। पर जितना हम कम रखें, ये मान के चलिए कि 100 से आपको कम ही रखना है। कम ही रखना है। आपके पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देखते होंगे, तो कितना आपका अनुभव क्या कहता है, कितनी बार कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़ा ज़्यादा देखने के बाद वो समोसे पकौड़े छोड़ देते हैं या अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लेते हैं? तो उसमें भी एक चीज़ है, देखिए कई बार 2-3 चीज़ें हैं, कई लोगों को लगता है कि हम फ्राइड चीज़ें बंद कर देंगे उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, पर सबसे ज़्यादा उसमें मेन कॉज है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का, वेट बढ़ाने का, मेटाबॉलिक डिजीज़ बढ़ाने का, शुगर कंट्रोल ना होने का, कार्ब्स, क्योंकि ज़्यादातर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि नहीं, हम फ्राइड चीज़ें नहीं खाते, पर हम चपाती ज़्यादा खाते हैं, हम ये आपका क्या होता है, राइस ज़्यादा खाते हैं, तो कार्ब्स हमारी लोग ये डाइट भी में। कहते हैं मैं 2 ही रोटी खाता हूँ एक टाइम। हाँ एग्जैक्टली, तो 2 रोटी खाते हैं, पर तीनों टाइम में कितनी रोटी हो गई है, रोटी का साइज कितना हो गया है, तो वो भी बड़ा मैटर करता है। तो खाली फ्राइड चीज़ों के साथ साथ दूसरी और क्या चीज़ें हैं उनको भी आपको देखना है। और कई बार आपने देखा होगा ऑफिस स्नैकिंग करते हैं, उसमें हम बिस्किट्स खा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं ट्रांस फैट वाली, तो वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी। इसके अलावा मीठा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, क्योंकि सर्दियों के अंदर खास तौर पे मीठे का इंटेक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। खाने के बाद कई बार लोगों को लगता है कि हम मीठा खाते हैं, इवन अगर हम गुड़ वगैरह की भी बात करें, वो भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, क्योंकि चीनी और उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं है। तो कई बार बहुत सारे ऐसे हमारी डाइट को लेकर भी मिथ है जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो इसलिए खाली सिर्फ आप समोसा बंद कर दें, छोले भटूरे बंद कर दें, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं आएगा। ओवरऑल आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी कम करना है। रात के खाने के बाद आप जो गाजर का हलवा खाने वाले हैं, अब अगली बार सोचिएगा खाने की जगह गाजर का हलवा खा लीजिए, फिर चलिए 2 रोटी तो कम हो जाएगी आपकी। ये हमने दिल की सेहत की बात की। लंग्स की सेहत की अगर बात करें, हम एक पोल्यूशन वाले शहर में रहते हैं, फेफड़ों की सेहत को जानने के लिए क्या कोई टेस्ट हो सकते हैं? हाँ देखिए, लंग्स की अगर हम बात करें खास तौर पे, और जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसके अलावा कुछ लोग हैं जो स्मोकिंग भी करते हैं और कुछ स्मोकिंग नहीं करते, तो वो पैसिव स्मोकिंग करते हैं। तो इस तरह से लंग की सेहत काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट है। और लंग्स में अगर हम देखें तो लंग्स के लिए हम बहुत ज़्यादा कोई वर्कआउट भी नहीं करते हैं। फिज़िकल एस्थेटिकली ठीक दिखने के लिए तो कई तरह के हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, या लोग वॉक करते हैं अपनी हार्ट हेल्थ के लिए। पर लंग्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो साइंटिफिकली रिसर्च कहती है कि अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो वो लोग नहीं करते हैं। तो ओवरऑल लंग्स के फंक्शन को लेके कई बार चैलेंजेस रहता है, क्योंकि हम जो टेस्ट करेंगे, जैसे हमने एक्सरे किया या हमने सीटी स्कैन लंग्स के लिए किया, तो अक्सर लोगों का नॉर्मल आता है, बट फंक्शनल प्रॉब्लम रहती है। तो फंक्शंस को देखने के लिए एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, वो कराया जा सकता है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लंग्स के अंदर एक लो डोज सीटी स्कैन भी आप करा लें, क्योंकि चेस्ट एक्सरे में कई बार अर्ली कोई भी डिजीज़ डिटेक्ट नहीं होती। आजकल ज़्यादातर ILD वगैरह, COPD और भी कई तरह की चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो एक लो डोज CT भी अपना ज़रूर करा लें, जिसमें बहुत ही कम रेडिएशन होती है। उसमें किसी भी तरह की छोटी से छोटी पैथोलॉजी डेवलप जो हो रही है, वो उसमें डिटेक्ट हो जाती है। जी। क्या कोई टेस्ट ये बता सकता है कि पोल्यूशन ने किसी इंसान की बॉडी को कितना अफेक्ट किया होगा? तो देखिए, पोल्यूशन भी हेड से लेके टो तक बॉडी के सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। तो इसमें एग्जैक्टली क्योंकि मल्टीपल कॉजेज होते हैं, बट हाँ ये ज़रूर है कि जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज़्यादा है, उस समय कई बार हमारी और भी बीमारियां ट्रिगर हो जाती है। पर पोल्यूशन ऐसा नहीं है, कुछ तो एक्यूट प्रॉब्लम करेगा। एक्यूट मतलब उसी समय आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, और कुछ स्लोली आपको डिजीज़ की तरफ लेकर जाएगा। तो एग्जैक्ट उसी समय बता देना कि ये पोल्यूशन की वजह से हुआ है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। लंग्स की बात हो गई, हार्ट की बात हो गई, किडनीज की बात करते हैं, जिसे लेकर डॉक्टर्स बहुत अलर्ट रहते हैं। भारत में, खासतौर पर उत्तर भारत में, किडनी स्टोन्स हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, और वो अक्सर हम देखते हैं नेग्लेक्टेड है, किसी को मालूम ही नहीं है कि उसकी बॉडी में स्टोन्स है।
किडनी की हेल्थ का और बॉडी में स्टोन्स के होने का पता कैसे लगाया जा सकता है? हाँ, तो देखिए स्टोन ज़्यादातर हम देखते हैं, एक तो गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, और गॉल ब्लैडर स्टोन साइलेंट होता है, नहीं पता लगता है कई बार। और ज़्यादातर जैसे अल्ट्रासाउंड आप कराने आते हैं किसी और प्रॉब्लम की वजह से, और इंसिडेंटली पता लगता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर भी स्टोन है, साइलेंट स्टोन है, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। गॉल ब्लैडर स्टोन जानने के लिए अल्ट्रासाउंड बेस्ट होता है, जिसमें पता लग जाता है। किडनी स्टोन कई बार नॉन मतलब सिम्टम है, कई बार सिम्टम्स नहीं है। तो किडनी स्टोन सीटी स्कैन में या एक्सरे में ठीक से नज़र आते हैं। किडनी के अलावा कई बार यूरेटर के अंदर भी स्टोन होते हैं, मतलब जहाँ से किडनी के नीचे जो जहाँ से यूरिन आपका जाता है, तो वहाँ पर भी कई बार स्टोन होते हैं। तो वो आपको सिटी स्कैन के ज़रिए ठीक तरीके से पता लग जाते हैं। कई बार स्टोन कहीं पर भी अटका होता है, यूवी जंक्शन वगैरह पर, इस तरह का, तो वो सिटी स्कैन में बहुत अच्छे तरीके से पता लग जाता है। और कई बार कंक्रीशन, जैसे स्टोन डेवलप होने से पहले की एक स्टेज होती है, तो वो भी आपके अल्ट्रासाउंड या फिर आपका सिटी स्कैन के अंदर पता लगाया जा सकता है। और दूसरा, अगर स्टोन किसी को है पहले से, और स्टोन अगर वो निकल गया है, या तो किसी सर्जिकल प्रोसीजर से निकला है, या फिर वैसे ही अगर स्टोन निकला है, तो स्टोन की जांच भी लैब में की जा सकती है। उस जांच में ये पता लग जाता है कि वो स्टोन किस चीज़ से फॉर्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ऑक्सलेट स्टोन है या और किसी तरह से स्टोन बना है, तो उस तरह से फिर आपकी जो डाइटिशियन है या यूरोलॉजिस्ट है, वो आपको गाइड करेंगे कि इस तरह की आपको डाइट में चीज़ें एलिमिनेट करनी है, नहीं खानी है। क्योंकि ज़्यादातर स्टोन के केसेस में हमने देखा है कि स्टोन दोबारा से उनको फॉर्म होने की टेंडेंसी रहती है। तो इस वजह से ये ज़रूर है कि जब भी आपको स्टोन हुआ है, स्टोन आपका निकलता है, तो स्टोन की भी जांच ज़रूर कराएं, ताकि अगली बार वो स्टोन होने की टेंडेंसी कम बन जाए, उस तरह की आप डाइट में अपनी डाइट मॉडिफाई कर पाए। यानी ये पता लगाया जा सकता है कि किस वजह से वो स्टोन बना आपकी बॉडी में। एग्जैक्टली। और दूसरा, जैसे गॉल ब्लैडर का स्टोन है, तो ज़्यादातर उसमें गॉल ब्लैडर को निकाल लिया जाता है, तो उसके बाद उसका भी बायोप्सी टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। उस बायोप्सी की रिपोर्ट को भी देखना चाहिए, कि अक्सर कई बार हमने देखा है कि लोग बायोप्सी के लिए सैंपल दे जाते हैं, पर वो रिपोर्ट लेने के लिए आते नहीं है गॉल ब्लैडर। और ऐसा होता है कई बार, और बाद में पता लगता है कि वो जो गॉल ब्लैडर निकला था, उसमें कुछ कैंसरस के डाउट था, और वो फिर आगे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी ऐसा कोई भी आप लैब के अंदर जाएं, तो रिपोर्ट को लेके कई बार हम बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट रहते हैं, रिपोर्ट को ठीक तरीके से रीड नहीं करते। तो रिपोर्ट को ठीक तरीके से रीड करें और हेल्थ एक्सपर्ट को ज़रूर दिखाएं, ताकि आप लाइफस्टाइल में ठीक तरीके से अपने मॉडिफिकेशंस कर सकें। और किसी भी तरह की बॉर्डर लाइन रिपोर्ट को लेकर आपको अलर्ट रहना है। रीडिंग्स में ऐसे नहीं देखना है कि ये बोल्ड हो गई है तो ही मुझे अपनी हेल्थ को लेके ध्यान रखना है। अगर वो आपकी उस रीडिंग से जो कि एबनॉर्मल है, उससे थोड़ा भी अगर उस साइड की तरफ जा रहा है, तो आपको सतर्क हो जाना है। रीडिंग्स की आपने बात की, हम किडनीज की बात कर ही रहे हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट जो है वो कैसे किया जाता है और उसकी रीडिंग्स की क्या अहमियत होती है? हाँ, देखिए किडनी फंक्शन के लिए एक तो KFT टेस्ट होता है। KFT के अंदर क्रेटिनिन लेवल देखा जाता है। तो क्रेटिनिन लेवल को आप बहुत ध्यान से देखिए। कई बार हम रिपोर्ट देखते हैं, उसमें अगर वो रीडिंग बोल्ड नहीं है क्रेटिनिन की, तो कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो किडनी में क्रेटिनिन टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्रेटिनिन भी कई बार आप जब भी करा रहे हैं, अगर बढ़ा हुआ भी आ रहा है, तो वहाँ पर आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है। और कई बार कुछ फॉल्स पॉजिटिव भी हो सकती है रिपोर्ट, जैसे कि अगर आप क्रेटीन का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप कुछ सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसकी वजह से भी कई बार बढ़ सकता है। उस टाइम वो फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखा सकता है। तो एक बार एक लैब की रीडिंग पे आपको पूरी तरह से विश्वास नहीं करना, 2-3 बार उसको टेस्ट को ज़रूर कराना है। जैसे हार्ट का लेवल है, उसमें 100 से 120 मान लीजिए LDL आता है, तो लोग समझते हैं कि 20 नंबर ज़्यादा है, अच्छा हमें इतना अलर्ट होना है। किडनी फंक्शन टेस्ट में क्रिएटिनिन की हम बात कर रहे हैं, 1 to 1.5 नॉर्मल उसकी रीडिंग मानी जाती है। उससे अगर 0.5 ऊपर है तो लोग सोचते हैं कि 1.5 होना चाहिए, 2 ही तो है मेरा। बिल्कुल भी नहीं। देखिए क्रेटिनिन को लेकर तो बहुत ही ज़्यादा आपको सतर्क रहना है, क्योंकि उसमें 0.5 भी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि ओवरऑल वो आपकी किडनी के फंक्शन को डिपिक्ट करता है। और फंक्शन बहुत ज़्यादा जब खराब होना शुरू होता है, तब वो रीडिंग आगे बढ़ती है। तो क्रेटिनिन को लेवल को तो आपको बिल्कुल भी इग्नोरेंट नहीं होना उस रीडिंग को देखकर। तुरंत अगर आपकी रीडिंग
थोड़ी सी भी आपको 0.5 भी अगर आगे बढ़ रही है तो एक बार अपने यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करना। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको डायबिटीज़ है और जिनको हाइपरटेंशन है, क्योंकि किडनी डिजीज़ का जो मेन कारण है वो ब्लड प्रेशर और आपकी डायबिटीज़ है, तो उन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है। और जो जिनको डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर है उनको अपना KFT टेस्ट भी रेगुलर कराते ज़रूर रहना है। बिल्कुल, और इसलिए अपने डॉक्टर खुद बनने की ज़रूरत नहीं है। आप देखते हैं कि अच्छा थोड़ी सी रीडिंग ज़्यादा है, इसका कोई ख़ास मतलब नहीं है। हो सकता है डॉक्टर के लिए उसका मतलब बहुत बड़ा हो, जिसको आपने अपनी तरीके से सही तरीके से आंका नहीं है। भारत में फैटी लिवर हम देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं, पुरुष जिन्हें लगता है कि वो तो अल्कोहल नहीं लेते, ड्रिंक नहीं करते, और फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 तो सबका ही आ जाता है। तो लोग ऐसे सोचते हैं ये तो सबका आ जाता है। उसको किस तरह से रीड करना चाहिए और फैटी लिवर का समय पे कैसे पता लगाया जा सकता है? हाँ, तो देखिए फैटी लिवर की अगर हम बात करें तो पहले, अगर आज से कुछ सालों पहले आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा फैटी लिवर की प्रॉब्लम थी नहीं। और एक फैटी लिवर को लेके थोड़ा सा लोगों को गलतफहमी है कि जिनका वजन ज़्यादा है या जो लोग ओबीज हैं उन्हीं को फैटी लिवर होगा, पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत के अंदर आप देखेंगे जो लीन लोग भी हैं, पतले लोग भी हैं, उन सभी को फैटी लिवर मिलता है अक्सर। क्योंकि फैटी लिवर में आप भारत में खास तौर पे देखा होगा कि लोगों का एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है, कि ओवरऑल वो पतले हैं, पर जो पेट के सराउंडिंग फैट है वो अक्सर लोगों को रहता है। तोंद लिए घूम रहे हैं बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल, तो एब्डोमिनल फैट रहता है। एब्डोमिनल फैट एक मेजर कारण है फैटी लिवर का, और ये अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट होता है, अल्ट्रासाउंड में पता चल सकता है। तो जो लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रेड 1 फैटी लिवर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ग्रेड 1 फैटी लिवर को किस तरह से रीड करना चाहिए? देखिए फैटी लीवर ज़्यादातर डिटेक्ट भी कब होता है, फैटी लीवर के एक तो कोई सिम्टम नहीं आते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जब भी कभी आपने वैसे ही किसी और प्रॉब्लम की वजह से टेस्ट कराया, ज़्यादातर जैसे अल्ट्रासाउंड, उनको कोई किडनी स्टोन की वजह से प्रॉब्लम है या पेट में दर्द है, वो अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, तो अक्सर जितनी भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ग्रेड 1 2 फैटी लीवर अक्सर देखने को मिलेगा। उसके बाद जैसे रिपोर्ट के बारे में कोई पूछता है क्या आया, तो उनको बताते हैं कि अच्छा फैटी लीवर है और बाकी ये प्रॉब्लम है। वो कहते हैं फैटी लीवर तो पहले से ही है, तो फैटी लीवर को लेकर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होते नहीं है। ग्रेड 1 2, उसके बाद ग्रेड 3 होता है। ग्रेड 3 के बाद फिर आपका फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। लीवर हमेशा हमारा साथ देता रहता है बिना कोई सिम्टम के, तो इस वजह से ज़रूरी है कि अगर आपका ग्रेड 2 फैटी लीवर है, ग्रेड 1 भी फैटी लीवर है, तो अपनी डाइट को ज़रूर मॉडिफाई करें, और वही डाइट आपकी काम करेगी जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ठीक है, जो आपकी किडनी हेल्थ के लिए ठीक है, वही आपकी लिवर हेल्थ के लिए ठीक है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कार्बोहाइड्रेट कम रखें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए बिना टेस्ट कराए भी आप जान जाएंगे अगर आपका एब्डोमिनल फैट ज़्यादा है तो मतलब आपको फैटी लिवर है। और जिनको भी डायबिटीज़ है उनमें फैटी लिवर जल्दी होता है, तो उन लोगों को भी खास तौर पे ध्यान रखने की। यानी डायबिटीज़ का जो मरीज़ है उसे तो अपने रेगुलर टेस्ट कितने रेगुलर कराने चाहिए? तो इसमें डायबिटीज़ भी और प्री डायबिटीज़ भी, देखिए डायबिटिक तो ठीक है एक जो संख्या है, पर प्री डायबिटिक काफ़ी ज़्यादा है, और प्री डायबिटीज़ वाले लोग ज़्यादा इग्नोरेंट हो जाते हैं। डायबिटीज़ वाले लोग फिर भी थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं, अपने आप को मॉनिटर करते हैं, अपनी डाइट का थोड़ा ध्यान रखते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, पर प्री डायबिटिक को भी उतना ही फैटी लिवर का खतरा है, प्री डायबिटिक को भी उतना ही हार्ट डिजीज़ होने का खतरा है। तो प्री डायबिटिक को भी हम यही कहेंगे, और डायबिटिक्स को भी यही कहेंगे, और इवन इंसुलिन रेजिस्टेंट वालों को भी यही कहेंगे कि वो अपना लिवर का ध्यान रखें, अपनी किडनीज का ध्यान रखें। कितना रेगुलर टेस्ट कराएं? अगर आपको इंसुलिन तो आप साल में एक बार करा कर देख लें, खास तौर पे अगर आपकी 30 की एज है, 30, क्योंकि 30s के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती है। फीमेल्स में भी कई तरह के हार्मोनल बदलाव होना शुरू होते हैं, मेल्स में भी देखें 30 की एज एक इस तरह की सैंडविच के तरह की एज होती है, जिसमें आपका प्रोफेशनल प्रेशर भी है आपके पास, आप न्यूली मैरिड हैं तो आपके पास फैमिली लाइफ का भी प्रेशर है, फिर आपके घर में एल्डरली पेरेंट्स भी हैं, तो उस एज में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और ज़्यादातर हम देखते हैं जो 30s में हैं उन लोगों को इस तरह का इंसुलिन रेजिस्टेंट देखने को मिलता है, प्री डायबिटीज़ देखने को मिलता है। तो वो लोग तो एक साल के अंदर अपना टेस्ट कराना शुरू करें, जैसे कि एक लिपिड प्रोफाइल, एक अपना इंसुलिन लेवल,
एक ब्लड प्रेशर, ये 3 चीज़ें आप ज़रूर करा के देख लें। और अगर फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि अगर अर्ली एज में पेरेंट्स को या किसी को भी जल्दी हार्ट अटैक ऐसा आया हो 50s की एज में, तो कुछ और स्पेशल टेस्ट हैं जैसे इकोकार्डियोग्राफी, स्ट्रेस इको, ये भी करा कर देखा जा सकता है। तो डिपेंड करता है, बट ग्रॉसली आपको रिस्क फैक्टर पता होना चाहिए। रिस्क फैक्टर का मतलब है कि कहीं आप डायबिटिक तो नहीं है, कहीं आप हाइपरटेंसिव तो नहीं है, पर ये नहीं पता होता। ये कई बार किसी और चीज़ के लिए आप टेस्ट कराते हैं तब इंसिडेंटली डायग्नोस्ड होता है, पर इतना तो मैं समझता हूँ सभी को जान लेना ज़रूरी है। लिवर आपने कहा कि बिना सिम्टम्स के भी बहुत टाइम तक चलता रहता है और फिर बाद में पता चलता है। कैंसर को लेकर भी लोगों को ये डर रहता है। अक्सर हम सुनते हैं कि ये तो भला चंगा है, इसकी लाइफस्टाइल भी अच्छी है, पता नहीं इसे फलाना कैंसर कैसे हो गया। कैंसर को टेस्ट के ज़रिए, स्क्रीनिंग के ज़रिए समय रहते पकड़ा जा सकता है? हाँ, देखिए बिल्कुल, कैंसर के लिए कुछ कैंसर होते हैं जिनको स्क्रीनेबल कैंसर कहते हैं, कि जैसे स्क्रीनिंग करके हम पता लगा सकते हैं, जिसमें 5 तरह के जो कैंसर हैं, कॉमन कैंसर है, जिसमें कि ओरल स्क्रीनिंग ज़्यादातर सभी कर सकते हैं। तो जब भी आप जाएं अपना ENT चेकअप कराने या अपने डेंटिस्ट के पास, तो उनको आप ये कह सकते हैं कि मेरा एक बार ओरल स्क्रीनिंग करके देख लें कि किसी तरह का कोई ऐसा एबनॉर्मेलिटीज तो लग नहीं रही। और ओरल स्क्रीनिंग तो हम खुद भी कर कर देख सकते हैं कि जैसे हम टूथब्रश तो डेली करते हैं, ब्रश डेली करते हैं, तो उस टाइम अपनी थोड़ी सी ओरल कैविटी को भी नज़र मार लें कि कहीं किसी तरह का कोई ऐसा अल्सर तो डेवलप नहीं हो रहा है जो कि लंबे समय तक है, ठीक नहीं हो रहा। और ख़ास तौर पे वो लोग जो किसी भी तरह का टोबैको का सेवन करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है ओरल कैंसर। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेल्स के अंदर प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी ज़्यादा आजकल बढ़ रहे हैं। तो 45 की उम्र के बाद एक PSA टेस्ट ज़रूर करा लें, जिसको प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक एंटीजन कहते हैं। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है, अगर उसकी रीडिंग थोड़ी बड़ी हुई है तो फिर फर्दर आगे टेस्ट करके पता कर सकते हैं। और मेल्स प्रोस्टेट के लिए एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लें जब भी अपना रेगुलर चेकअप कराते हैं। तो अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो उसके लिए फिर एक बार उनको फर्दर मॉनिटरिंग करनी ज़रूरी होती है। तो ये मेल्स में हो गए। मेल्स में जैसे कि लंग्स में भी ज़्यादातर रहती है प्रॉब्लम अगर उनकी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, बट आजकल तो जैसा पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो लंग्स हेल्थ हमारी काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएट है। तो लंग्स के लिए भी एक बार लो डोज CT स्कैन ज़रूर करा के देख लें। इसके अलावा फीमेल्स में जैसे कॉमन है ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर। तो अगर आपकी 40 की उम्र है तो इसलिए आप एक अपना मेमोग्राफी, जो कि एक एक्सरे जैसा ही टेस्ट होता है, वो करा सकते हैं। और एक सर्विकल कैंसर के लिए पेप्समियर टेस्ट होता है, वो कराया जा सकता है। तो ये आपकी गायनी बता देंगी। बट ये 5 तरह के कैंसर है जो इजीली टाइम रहते हुए डिटेक्ट हो जाते हैं और पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। पर ज़्यादातर देखा गया है कि लैब में भी जैसा हम देखते हैं कि लोग स्टेज 3 या स्टेज 4 पर आते हैं। तो स्टेज 1 या 2 पे अगर डिटेक्ट हो जाए तो उतना जल्दी क्योरेबल है। बट अगर ओवरऑल वैसे हम बात करें कि कई तरह के और कैंसर होते हैं, तो उनके लिए अगर आप समय रहते हुए अपनी ये कुछ होल बॉडी चेकअप्स कराते रहेंगे तो काफ़ी हद तक उनमें एक इंडिकेशन मिल जाती है कि किसी तरह की आपको प्रॉब्लम है कि नहीं। ब्लड टेस्ट के साथ अगर एक अल्ट्रासाउंड आप पूरे पेट का करा लेंगे तो वो भी काफ़ी हद तक इशारा देता है कि किसी तरह की अगर हमारे बॉडी में इंटरनल एनाटमी के अंदर ऑर्गन्स में कुछ ऐसा चेंजेस आ रहा है तो वो अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लग सकता है। ये तो हम फिजियोलॉजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं। स्ट्रेस को नापने का कोई टेस्ट है कि किसी का तनाव का थ्रेशोल्ड क्या है, या उसको स्ट्रेस की वजह से कोई प्रॉब्लम है इतनी कि वो टेस्ट के दायरे में आए? देखिए स्ट्रेस काफ़ी, क्योंकि स्ट्रेस भी बॉडी के सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। और स्ट्रेस कई बार क्या होता है कि आपको कोई ऐसी सिचुएशन में एकदम से रिएक्ट करना है कि जैसे आपको ब्रेक लगाने हैं, तो तुरंत आपकी बॉडी में कुछ इस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे जैसे कोर्टिसोल हो गया। तो वो तो एक फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन होगी कि उस समय आपको एकदम से एक्शन लेना, रिएक्ट करना है। बट आजकल तो बार बार हमारे पास इस तरह के सिम्टम्स होते रहते हैं कि अगर हम कोई नोटिफिकेशन देखते हैं, कोई मैसेज रीड कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस हार्मोन बार बार आपके प्रोड्यूस होते रहेंगे और वो आपकी कहीं ना कहीं बॉडी को डैमेज करते हैं। खास तौर पे स्ट्रेस के जो हार्मोन है वो आपकी आर्टरीज की इनर लाइनिंग को डैमेज करते हैं, मतलब उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। तो वो इन्फ्लामेशन की वजह से ही धीरे धीरे फिर वहाँ पर प्लाक फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो देखिए आप
आपका स्ट्रेस फैक्टर है, स्ट्रेस आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, आपकी शुगर को बढ़ाएगा, आपकी आर्टरीज के अंदर भी रियर एंड टीयर करेगा जहाँ पर प्लाक फॉर्म होगा। तो ओवरऑल बॉडी के सभी ऑर्गन को इफेक्ट करता है। जैसा आपने पूछा कि स्ट्रेस को किसी ब्लड टेस्ट के जरिए मापा जा सकता है कि नहीं, हाँ कुछ एक टेस्ट होते हैं जो इन्फ्लेमेशन बता देते हैं कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन स्ट्रेस की वजह से होता है। तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर होते हैं, जैसे कि एक CRP टेस्ट हो गया, तो जब भी अपना ब्लड टेस्ट कराएं तो उसमें CRP भी ज़रूर देख लें, जैसे कोविड में CRP हम कराते थे। और कुछ टेस्ट होते हैं जैसे होमोसिस्टीन लेवल हो गया, तो वो भी अगर बढ़ा हुआ है तो स्ट्रेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। कोर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, अगर वो आपका बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन बढ़ा हुआ है जो कि स्ट्रेस की तरफ इशारा दे रहा है। आखिरी सवाल, कुछ लोगों को लगता है कि बीमारियां उनको जल्दी पकड़ती हैं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं उनको जल्दी से बीमारियां अफेक्ट नहीं करती, इसका इम्यूनिटी से लेना देना होगा। तो क्या इम्यूनिटी किसी की कैसी है उसको कोई चेक कर सकते हैं? देखिए इम्यूनिटी तो आप खुद एक बार देख सकते हैं कि आपको अगर बहुत जल्दी किसी भी तरह की फ्रीक्वेंटली बार बार आपको डिजीज़ हो रही है, फ्रीक्वेंटली आपको इन्फेक्शन हो रहा है, अभी जैसे मौसम बदलाव होते ही आपको सर्दी खांसी जुकाम ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है। बट हाँ एज सच उसके लिए कोई डायरेक्ट ऐसा टेस्ट अवेलेबल नहीं है, वो आपको ही खुद ही जानना है कि किस वजह से ये बार बार हो रहा है। बट आमतौर पे देखा गया है कि मौसम बदलते ही अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको फ्रीक्वेंट हो रही है, बार बार हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम उतना ज़्यादा रोबस्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। और अगर इम्यूनिटी देखिए कई बार ठीक है आपकी वीक है, बट अगर आपको साथ के साथ लाइफस्टाइल डिजीज भी है तो आपको कोई भी जो बीमारी होगी, चाहे वायरल हो गई, बैक्टीरियल हो गई, वो लंबे समय तक रहेगी। यानी आपको डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपको बिल्कुल ज़्यादा लंबे। देखिए सबसे आसान तरीका तो यह है कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेंशन कम लीजिए, बीमारियां कम लगेंगी। लेकिन फिर भी दवाओं से बचना चाहते हैं तो समय रहते टेस्ट करा लीजिए। ये मत सोचिए कि डॉक्टर का तो काम ही है टेस्ट लिखना, हम क्यों कराएं। इस आदत से बाहर निकलेंगे तो बीमारियों को आप भले ही पूरी तरह से नज़रअंदाज ना कर पाए, उनको डिले ज़रूर कर पाएंगे और लंबे समय तक आप सेहतमंद ज़िंदगी जी पाएंगे। तो 2025 में आपकी सेहतमंद ज़िंदगी की कामना करते हुए फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, हम एक्सपर्ट्स के ज़रिए उनके जवाब आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कुछ लोग तो टेस्ट कराने आपके पास आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।